ऑपरेशन सिंदूर की खूब चर्चा हो रही है। जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ा था, सिंदूर उजाड़ा था, उनसे बदला भी ले लिया गया। लेकिन एक सवाल जिस पे चर्चा होनी चाहिए थी और कोई बात ही नहीं हो रही है कि क्या कारण है कि आतंकवादी कश्मीर में तो घुसते हैं लेकिन राजस्थान या गुजरात में नहीं घुसते। राजस्थान का बॉर्डर भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, गुजरात का बॉर्डर भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, लेकिन आतंकवादी हमेशा कश्मीर वाले बॉर्डर से ही अंदर आते हैं। आखिर क्या कारण है कि राजस्थान और गुजरात के लोग स्लीपर सेल का काम नहीं करते लेकिन कश्मीर के लोग स्लीपर सेल का काम करते हैं? और तीसरी बात यह कि हमने आतंकवादियों को मार दिया, स्लीपर सेल का क्या हुआ? किसी स्लीपर सेल को जिन्होंने आतंकवादियों की मदद किया उनको मारा क्या? आज तक किसी स्लीपर सेल को फांसी हुई क्या? जो आतंकवादियों की मदद करते हैं ऐसे स्लीपर सेल में आज तक किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? अल्टीमेटली स्लीपर सेल का काम लोग पैसे के लिए करते हैं। क्या कारण है कि लोग कश्मीर वाले स्लीपर सेल का ज़्यादा काम करते हैं, गुजरात और राजस्थान वाले क्यों नहीं करते? और हमारी सेना ने भी जब हमला किया है तो कहाँ किया है? मदरसों पे हमला किया है, मरकज़ों पे हमला किया है। इसका मतलब ये हुआ हमारे सैनिकों को पता है कि पाकिस्तान के जो मदरसे हैं वही आतंकवाद के अड्डे हैं। अब जो पाकिस्तान के मदरसों में सिखाया जाता है वही भारत के मदरसों में सिखाया जाता है। तो अगर पाकिस्तान के मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं तो भारत के मदरसे फिर क्यों नहीं है? भारत के संविधान में मदरसा कहीं लिखा नहीं है, मदरसा चलाने की कोई अनुमति नहीं है। आर्टिकल 27 तो साफ साफ कहता है कि कोई मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपये खर्च नहीं होगा और मदरसा मजहब को ही प्रमोट करता है। आर्टिकल 28 तो साफ साफ कहता है कि किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी और मदरसों में मजहबी तालीम होती है। आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। मदरसा थोड़ी, मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा दीनी तालीम सेंटर है, मजहबी तालीम का केंद्र है। मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, सर्वमंगल मांगल्य ये नहीं सिखाया जाता। तो जो आर्टिकल 30 में कहा गया कि भाई ठीक है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलिए, मतलब लॉ कॉलेज खोलिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, बीएड कॉलेज खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए, 10वीं 12वीं का स्कूल खोलिए, मदरसा खोलने की इजाज़त आर्टिकल 30 नहीं देता। ये आर्टिकल 30 की गलत व्याख्या है, ये संविधान की गलत व्याख्या है। दुर्भाग्यवश देखिए भारत के संविधान में एक भी बार कहीं मदरसा शब्द नहीं आया, इसके बावजूद पूरे देश में मदरसे खुलते चले जा रहे हैं। मदरसा बोर्ड बन गया है, मदरसों की डिग्रियों से लोग सरकारी नौकरी ले रहे हैं, मदरसों की डिग्रियां मान्य हो चुकी हैं। ये और मुगलों ने 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खोले थे और संविधान लागू होने के बाद 75 साल में लगभग 3 लाख मदरसे खुल गए, जबकि भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द ही नहीं। तो भारत को अगर सुरक्षित बनाना है तो केवल आतंकवादियों को मारने से काम नहीं चलेगा। गांधी जी कहते थे आतंकवादी से ज़्यादा आतंकवादी को मारने से ज़्यादा ज़रूरी है आतंकवादी सोच को मारना, और आतंकवादी सोच मदरसों में पैदा होती है। और हमारा संविधान भी कहता है भारत में कहीं मदरसा होना नहीं चाहिए। तो अगर वास्तव में भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले मदरसा बंद करिए, राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाइए, भारत में समान शिक्षा लागू करिए। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो ये 1861 का घटिया पुलिस एक्ट बदलिए। इसी पुलिस एक्ट का उपयोग करके अखिलेश यादव ने आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया था। इस कानून को बदलिए, भारत में यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करिए, पुलिस चार्टर लागू करिए, 1 नेशन 1 पुलिस सिस्टम लागू करिए, तब भारत सुरक्षित बचेगा। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो आतंकवादियों की मदद को भी जघन्य अपराध घोषित करिए। भारत की जो बीएनएस बनी है इसमें एक चैप्टर जोड़िए ऑफेंस रिलेटिंग टू टेररिज्म। हमने नया कानून बनाया है लेकिन अभी भी इस बीएनएस में ऑफेंस रिलेटिंग टू टेररिज्म नहीं है। ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है, धार्मिक भावना आहत करने पे एक चैप्टर है, लेकिन ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नहीं है, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, ऑफेंस रिलेटिंग टू टेररिज्म नहीं है। अब समय आ गया है इस भारत के जो नई हमने बीएनएस बनाई है इसमें कम से कम एक चैप्टर घुसपैठ के ऊपर, एक चैप्टर धर्मांतरण के ऊपर, एक चैप्टर अलगाववाद के ऊपर, एक चैप्टर आतंकवाद के ऊपर, एक चैप्टर लफ्ज़ जिहाद के ऊपर, एक चैप्टर ड्रग्स जिहाद के ऊपर, ये इस पर डाला जाए, तब जाके भारत सुरक्षित होगा। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो ये गवाहों के बयान वाला सिस्टम खत्म करिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, ये जो भारतीय साक्ष्य संहिता है इसको बदलिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए और जैसे टेस्ट में पकड़ा जाए उसको सीधे सजा दे दीजिए। आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता और अंत में आतंकवादी सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं। अगर कोई आतंकवादी, चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे कन्हैया लाल का हत्यारा हो, अगर उसने वीडियो में कह रहा है कि हाँ हमने मारा है, तो फिर उसमें गवाहों के बयान क्यों चाहिए, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों चाहिए? बटला हाउस इनकाउंटर हुआ, पूरी वीडियोग्राफी है, फिर गवाहों के बयान क्यों, फिर उसमें तारीख पे तारीख क्यों? अरे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, टेस्ट करके उनको फांसी पे चढ़ा दीजिए। किसने रोका है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने से? संविधान ने तो बिल्कुल नहीं रोका है। सरकार को ही बनाना पड़ेगा, संसद को ही बनाना पड़ेगा। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो घुसपैठ, धर्मांतरण, आतंकवाद, अलगाववाद, लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग्स जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। हमारे पास राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए कानून है एनएसए, लेकिन ये इतना घटिया है, इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है।
तो नतीजा ये हो रहा है कि पुलिस ना स्लीपर सेल के ऊपर एनएसए लगाती है, ना घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगाती है, न धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों पे एनएसए लगाती है, न लब जिहाद लैंड जिहाद करने वाले और उनके मददगारों पे एनएसए लगाती है, न जो नशा तस्करी करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, उनके ऊपर उनके मददगारों पे एनएसए लगाती है। तो इस कानून को बदलना पड़ेगा, तब भारत सुरक्षित होगा। भारत को अगर सुरक्षित बनाना है तो ये जो यूएपीए एक्ट है 1967 में बना था, इसको बदलिए। लब जिहाद लैंड जिहाद भी हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, ड्रग्स जिहाद हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठ जिहाद हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, धर्मांतरण जिहाद हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और ये जो आतंकवादियों की मदद करते हैं स्लीपर सेल, ये भी हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। तो इनके ऊपर यूएपीए तब लगेगा, पुलिस तब इस पे लगाएगी, कोर्ट तब उनको सजा देगी यूएपीए में, जब इसमें बाकायदा क्लियरली डिफाइन होगा कि देश की एकता अखंडता के लिए क्या क्या खतरे हैं। नहीं तो अपने मन से कहीं पुलिस लगाएगी, कहीं पुलिस नहीं लगाएगी, और फिर कोर्ट भी कहीं उसको मानेगी, कहीं नहीं मानेगी, ये सब गड़बड़ी चलती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ इस कानून को बदलने की ज़रूरत है। अगर हमें भारत को सुरक्षित बनाना है तो जो आतंकवादियों की मदद करते हैं ना, इसको संगठित अपराध घोषित करिए, ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए। जो आतंकवादियों की मदद करते हैं, जो मिशनरियों की मदद करते हैं, जो नक्सलियों की मदद करते हैं, जो माओवादियों की मदद करते हैं, या घुसपैठियों की मदद करते हैं, या लब जिहाद लैंड जिहाद करने वालों की मदद करते हैं, या जो ड्रग स्मगलर की मदद करते हैं, उनके खिलाफ उसको संगठित अपराध घोषित करिए, जिससे राज्य सरकारें उनके खिलाफ मकोका, गुस्कोका, गैंगस्टर, जिसके पास जो कानून है वो लगा सके। अगर हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित बने तो ये जो बाहर से फंडिंग आ रही है, और फंडिंग कराने के लिए जो 2010 में कांग्रेस ने एफसीआरए कानून बनाया था, इस कानून को ख़त्म करिए। जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक जिहादियों की मदद नहीं बंद होगी। ये जिहादियों की मदद करने वाले, आतंकवादियों की मदद करने वाले, सबको फंडिंग आती है। ये सब भारत में एनजीओ बना के बैठे हुए हैं और उनके एनजीओज़ को बाहर से फंडिंग आती रहती है, इसीलिए वो मदद करते रहते हैं। कानूनी मदद भी करते हैं, गवाही भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि फंडिंग आ रही है। तो फंडिंग तब बंद होगी जब एफसीआरए बंद होगा। भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो भ्रष्टाचार है। थानेदार बिक जाते हैं पैसे लेके, हवलदार बिक जाते हैं पैसे लेके, कई बार तो जज भी बिक जाते हैं पैसे लेके, और वो बिकते इसलिए हैं क्योंकि हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सड़ा हुआ है। भारत को सुरक्षित बनाना है तो इस कानून को बदलिए, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करिए, भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित करिए, भ्रष्टाचार को में फांसी की सज़ा का प्रावधान करिए, तब भारत सुरक्षित होगा। ये जितने आतंकवादियों की मदद करने वाले स्लीपर हैं या माओवादियों की नकद करने वाले स्लीपर सेल हैं, इन सब को हवाला के ज़रिए फंडिंग आती है। कुछ को खाड़ी देशों से आती है, कुछ को पाकिस्तान से आती है, और उसका मूल कारण है ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट महाघटिया है। ये जो हमारे यहाँ स्लीपर सेल का काम करते हैं उनको काला धन से फंडिंग होती है, और वो काला धन क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा ये कानून घटिया है। ये जो आतंकवादियों की मदद करते हैं उनको बेनामी प्रॉपर्टी उनको गिफ्ट की जाती है, उनके साले के नाम पे, बहनोई के नाम पे, मौसा के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, धोबी के नाम पे उनको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बदलिए। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो ड्रग का कारोबार रोकिए, और ड्रग का कारोबार तभी जब तक नशा तस्करों को फांसी नहीं होगी तब तक ड्रग का कारोबार नहीं रुकेगा, और ड्रग कारोबार का आधा पैसा भारत को बर्बाद करने में खर्च हो रहा है। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो इस सिटीजनशिप एक्ट को बदलिए। हज़ारों की संख्या में स्लीपर सेल हैं भारत में जो मिशनरियों की मदद करते हैं, घुसपैठियों की मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं। दुर्भाग्यवश आज तक किसी भी स्लीपर सेल की नागरिकता खत्म नहीं हुई। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ, और कानून बना 1955 में, लेकिन ऐसा घटिया कानून बना है कि सबको नागरिकता मिल रही है। पाकिस्तानियों ने नागरिकता ले लिया, अफगानिस्तानियों ने नागरिकता ले लिया, रोहिंग्या नागरिकता ले रहे हैं, बांग्लादेशी नागरिकता ले रहे हैं, लेकिन न किसी जासूस की नागरिकता जा रही, न किसी गद्दार की नागरिकता जा रही, न किसी स्लीपर सेल की नागरिकता जा रही। तो इसलिए मैं कहता हूँ कानून बदले। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है, लेकिन समस्या पे चर्चा करके समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि भारत में शिक्षा में संस्कार डालना पड़ेगा और कानून का खौफ स्थापित करना पड़ेगा। 3-3 महीने में लोगों को सज़ा देना पड़ेगा, तब जाके कानून का खौफ पैदा होगा। अपराधियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करनी होगी, अपराधियों की नागरिकता खत्म करनी होगी, और 3 महीने के अंदर उनको आजीवन कारावास फांसी देना होगा, तब जाके खौफ पैदा होगा, तब भारत सुरक्षित होगा।